हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से? ठीक। अच्छा, ओके। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हो जाए। माई सेल्फ सर चेतन कुमार माली। आई विल टीच यू अबाउट बायोलॉजी। तो सबसे पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। और ये हमारा फेसबुक अपना यूट्यूब चैनल की लिंक, फेसबुक, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ पे हमें वीडियो चाहिए। और अगर आपको कोई स्लाइड्स चाहिए वगैरह या आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। बेसिकली क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसकी माने है कि हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कैसे करें विद करस्पॉन्डिंग टू आउटर इन्वायरमेंट। जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा रहे, और टेम्परेचर का बढ़ जाना या कम होना तो हम अपने इंटरनल टेम्परेचर को हम कैसे मेंटेन करें। तो इस हवाले से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो द रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना। हमारी बॉडी में क्या काम है होम्योस्टेसिस का? कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना। अगर आउटर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन रहे। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमारे सराउंडिंग में होता है, जो ऑर्गेनिज्म के सराउंड में होता है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो मोस्टली क्या होता है? टिश्यूज, फ्लूइड, जहाँ पर सेल रहते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट्स कॉन्स्टेंटली। क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? तब्दील होता रहता है। बट ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट एक्सटर्नल चेंजेस बाय एडजस्टिंग द इंटरनल। तो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म है, उसको तो रहना उधर, तो वो क्या करते हैं कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तहत अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करते रहते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस आर लंग्स, लिवर एंड किडनी। क्या है? जो इंटरनल इन्वायरमेंट के जो ऑर्गन्स हैं तो वो क्या है? लंग्स, लिवर एंड किडनी, जो होम्योस्टेसिस को करते हैं। होम्योस्टेसिस करते हैं मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? कौन से ऑर्गन्स हैं? लंग्स, लिवर एंड किडनी। ऑर्गेनिज्म मेक दिस एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम। इसे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इनको एक कंट्रोल के तहत इनको मेंटेन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है? सब्सटेंस विच मस्ट बी कीप कांस्टेंट इन द बॉडी आर सॉल्ट, वाटर, टेम्परेचर एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। तो होम्योस्टेसिस का फंक्शन ये होता है कि वो सॉल्ट को मेंटेन रखता है। अगर हमारे बॉडी में सॉल्ट थिंग अगर भर जाए तो उसको मेंटेन रखना, पानी का भर जाना उसको मेंटेन करना, टेम्परेचर बढ़ जाना या कम होना उसको मेंटेन करना, और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, और क्या टॉक्सिक मटेरियल है उसको रिमूव करना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज माय अफेक्ट दीज सब्सटेंसेस। क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसके तहत ये हमें क्या करता है? इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। होम्योस्टेसिस प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्म ऑफ चेंजेस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि होम्योस्टेसिस प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को। जो आउटर इन्वायरमेंट होता है, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए, मतलब क्लाइमेट कंडीशन में चेंज आ जाए या जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर चेंज आ जाए, तो क्या करता है? होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है।
ओके, अब है एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किन चीज़ों पे काम करता है, मतलब कौन से हमारे बॉडी में चीज़ें हैं जिस पे होम्योस्टेसिस काम करता है। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। एक है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा थर्मोरेगुलेशन एंड थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। तो बेसिकली हम पहले ऑस्मोरेगुलेशन को पढ़ेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड गेन और लूज ऑफ वाटर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। देखो बच्चों, अब ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर अगर साल्ट या वाटर का बढ़ जाना या कम हो जाना, उसको मेंटेन रखना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब होगा ऑस्मोटिक, मतलब वाटर। और उसके बाद हम आते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद अ टॉलरेबल रेंज है ये, ठीक है, ये है रेंज इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये क्या काम करता है कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कौन? थर्मोरेगुलेशन। जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर का बढ़ जाना या कम हो जाना विद रिस्पॉन्डिंग टू आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो उसके बराबर करता है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम किसका होता है? थर्मोरेगुलेशन। थर्मो का मतलब क्या है? टेम्परेचर। रेगुलेशन का मतलब क्या है? तो रेगुलेट करना। उसके बाद आते हैं हम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब वैसे ही आपको पता होगा, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या? जो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर हार्मफुल वेस्ट है, हार्मफुल मटेरियल है, उसको बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रिएट करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या है? बाहर निकाल देना। तो हम अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फीडबैक सिस्टम। और फीडबैक सिस्टम क्या है? कि जो काम हो रहा है कि वाकई में वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो हम क्या करेंगे? एक वन टाइप का फीडबैक देगा हमें। द चेक एंड बैलेंस सिस्टम इन द बॉडी इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। क्या? हमारे बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो उनको क्या करते हैं? चेक करते हैं एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम परफॉर्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। आर अ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम in the body which operate by feedback mechanism is called homeostasis control system। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक होम्योस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हैं फीडबैक सिस्टम को, जो क्या सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम कहेगा। ओके, इन फीडबैक सिस्टम देयर आर 3 ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। क्या? फीडबैक सिस्टम में 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला कौन सा हो गया हमारा? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करेंगे? द ऑर्गन विच रिसीव एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिसेप्टर। अगर हमारे को किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, तो क्या करेंगे? रिसेप्ट करेंगे, मतलब उसको एक्सेप्ट करेंगे। पहले हमें ये पता चलेगा कि वाकई में कोई चेंज आया है। तो उसके बाद CNS सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द रिसेप्टर ट्रांसफर मैसेज टू CNS सच एज एवरेंट। तो उसके बाद रिसेप्टर, जैसे ही रिसेप्टर को पता चलेगा कि कोई चेंज आया है, ठीक है ना, जैसे कि किसी बॉडी में चेंज आया है, तो वो किसी को मैसेज सेंड करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करेगा, जो एक ब्रेन की तरह काम करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद हमारा आता है इफेक्टर, मतलब उस पर काम करना। जो चेंज आया है हमारी बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तो अभी उस पर इफेक्ट करना, इफेक्टर। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड मैसेज टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन इज कॉल्ड इफेक्टर, टेक पार्ट इन पर्टिकुलर एक्शन। उसके बाद क्या होगा? अगर कोई चेंज आता है तो इफेक्टर क्या होगा? किसी भी पर्टिकुलर एक्शन पे वो काम करेगा और उसको मेंटेन कर देगा। ओके, फीडबैक सिस्टम समझ आया? चलो।
उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। और फीडबैक सिस्टम के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन से? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, जी हाँ, क्या? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम व्हेन देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड इट इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय द प्रोसेस आर कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जैसे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम किसको बोलते हैं? अगर हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर चेंज आता है और वो चेंज आता ही रहता है, मतलब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स व्हेन एन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है, क्या जो मतलब जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उनकी बॉडी में टेम्परेचर का बढ़ना ड्यू टू द हीट स्ट्रोक, द बॉडी टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज, इट इज़ द फीडबैक सिस्टम। अगर किसी भी वार्म ब्लडेड एनिमल में की बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है और वो बढ़ता ही रहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फीडबैक सिस्टम। और ये कई जगहों पे किस कंडीशन में हार्मफुल होता है और कभी कभार ये यूज़फुल भी होता है। तो दूसरा है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। व्हेन देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड इज फर्दर डिक्रीज बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एनवायरनमेंट में, किसी भी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, क्या चेंज आता है? इधर कम हो रहा है, मतलब अब हमारा क्या है, एक के लिए चेंज आता है फिर वो ज़्यादा कम हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। फॉर एग्जांपल, व्हेन मोर स्वीट टेक इन द फूड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बिकम हाई इन द ब्लड। क्या? जैसे हम कोई भी स्वीट खाते हैं, कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें पता है उसमें ज़्यादा ग्लूकोज होता है, तो हमारे क्या है, ग्लूकोज लेवल भी हाई हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। ड्यू टू दिस चेंज अ सिस्टम बिकम एक्टिव एंड टेक पार्ट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, आफ्टर दैट इट इज अमाउंट इज रेगुलेटेड, इट इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो क्या हो गया? देखो दोस्तों, जैसे हमें पता है कोई शुगर का मरीज है, अगर हम उसको ज़्यादा मीठा खिलाते हैं तो क्या होगा? उसका शुगर लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल इंसान को या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को हम शुगर देते हैं, ज़्यादा शुगर वाली डाइट देते हैं, तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए उसमें शुगर बढ़ेगी, तो कुछ देर के बाद वो क्या होगा? शुगर लेवल डिक्रीज होती जाएगी। तो ये क्या होगा? एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा, मतलब कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आएगा, लेकिन वो चेंज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, थैंक यू। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं।